हे गाइस, आज का ये वीडियो पार्ट 3 है एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। इससे पहले अपन 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। हर पार्ट में 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो इस पार्ट में भी अपन 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस का मीनिंग क्या है। तो इसका जो आंसर है वो ये हो सकता है कि मतलब जैसा कि इसका नेम सजेस्ट कर रहा है, अपन को थोड़ा बहुत नेम के अंदर बात छुपी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन पहचान सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस मतलब कॉम्पिटिटिव, किसी के लिए किसी के साथ कंपटीशन करना। जैसे कोई आईआईटी की तैयारी कर रहा है, दो बच्चे हैं, एक थोड़ा लो है, एक थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे में कंपटीशन करते रहते हैं कि मैं क्यों लो हूँ, मैं भी ज़्यादा अच्छा बनूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही कंपटीशन होता है वेबसाइट्स में भी। तो कंपटीशन अगर वेबसाइट्स में होता है तो उसको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कहा जाता है। तो वो क्या होता है वो अपन देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस डज द कंपेरिजन, जैसा मैंने कहा कि ये कंपटीशन होता है, तो ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कंपेरिजन करता है बिटवीन द वेबसाइट आई एम ऑप्टिमाइजिंग एंड द वेबसाइट दैट इज़ रैंक्ड हाईली इन सर्च रिजल्ट। कौन कौन सी वेबसाइट में, जो कि अपन ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी वेबसाइट है जो हाई रैंक कर रही है सर्च रिजल्ट में। जब भी उससे रिलेटेड कुछ भी सर्च करें तो एक वेबसाइट तो अपन ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं जो सर्चिंग में ही नहीं आ रही है, और एक वेबसाइट ऐसी है जो सबसे नंबर 1 पे आ रही है जैसे सर्च करते हैं। तो उन दोनों के बीच का कंपटीशन, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। टू वेबसाइट्स के बीच में कंपैरिजन करना इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, बट रिलेटेड टू सेम फील्ड एंड फर्स्ट जो कि अपन ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं उससे ही रिलेटेड अगर कोई अदर वेबसाइट है जो कि जिसका रैंक हाई है, उसके बीच में, दोनों के बीच में कंपैरिजन करना इज कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप इफ़ योर एसईओ मेथड और टेक्निक डज नॉट वर्क, कि आपकी नेक्स्ट स्टेप्स क्या क्या रहेगी अगर आपका एसईओ मेथड और कह सकते हैं कि एसईओ टेक्निक्स है वो वर्क नहीं कर रही है। तो इसकी स्टेप ये हो सकती है कि फर्स्टली आई वुड ट्राई टू सी वेदर इट इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट एंड देन लाइक टू रीचेक द कीवर्ड। फर्स्टली अपन ये ट्राई करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई नया प्रोजेक्ट आया है क्या अभी, अगर आया है तो उसे सर्च करेंगे और उसको अपने प्रोजेक्ट पे जाके उसको अपने प्रोजेक्ट को रीचेक करेंगे, उस पर कीवर्ड्स को रीचेक करेंगे कि अपन ने भी उसके जैसे ही कीवर्ड्स रखे हैं क्या। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आया है, जैसे अपन सर्च कर रहे हैं, वो सबसे हाई पे सर्च हो रहा है, सबसे फर्स्ट रैंक है उसकी, ठीक है, क्योंकि एसईओ तो अपन ने भी किया है, एसईओ उसने भी किया है, लेकिन सबसे ऊपर उसका शो हो रहा है और अभी नया ही है। जैसे कल अपन ने अपना आर्टिकल लिखा, उसने भी कल ही अपना आर्टिकल लिखा, लेकिन उसका फर्स्ट पे शो हो रहा है, अपना नहीं शो हो रहा है, मतलब अपनी एसईओ टेक्निक वर्क नहीं कर रही है। तो सबसे पहले तो मैं वो चेक करूँगी कि नया प्रोजेक्ट कौन सा है, देन अपने प्रोजेक्ट पे आऊँगी और देखूँगी कि अब मैंने वैसे कीवर्ड्स यूज़ किए हैं क्या, मेरे भी ऐसे कीवर्ड्स है जो थोड़े सर्चिंग में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है तो वहाँ पे कीवर्ड्स को चेंज करूँगी। सेकेंड है ऑल्सो आई वुड लुक फॉर रेलिवेंट कीवर्ड्स दैट कैन बी हेल्पफुल। इसके अलावा भी अपन ये भी देख सकते हैं कि रेलिवेंट कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल हर पार्ट में दे रही हूँ, मैं जाने कितनी बार दे चुकी हूँ कि अगर कोई कार एक कीवर्ड है तो उससे रिलेटेड कीवर्ड्स जैसे स्पोर्ट्स कार हो गए, कुछ भी, तो ऐसे कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर कीवर्ड कोई सर्च नहीं करता है, हमेशा फ्रेजेस में ही सर्च होते हैं। तो रेलिवेंट कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि अपनी वेबसाइट के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है इवन दो द वेब पेज एंड वेबसाइट हैव बीन इंडेक्स्ड वेल एंड स्टिल नॉट अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट 10 पेजेस ऑफ सर्च इंजिन रिजल्ट पेज, देन आई वुड मेक सम चेंजेस इन पेज टेक्स्ट, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अगर अपनी वेबसाइट एंड वेब पेज जो है वो अच्छे से इंडेक्स्ड है ना, बहुत अच्छे से आपने उसको मेंटेन कर रखा है, जमा रखा है, अच्छे से इंडेक्स है, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे टॉप 10 पेजेस में, फर्स्ट 10
टॉप 10 रिजल्ट्स में अगर वो नहीं आ रहे, टॉप 10 पेजेस तो कोई नहीं देखता, लेकिन अपन ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट टॉप 10 रिजल्ट में, सर्च इंजन रिजल्ट में नहीं आ रहे हैं, तो अपन क्या चेंज करेंगे, अपन ने सारी चीज़ें अच्छे से इंडेक्स कर रखी है वेबसाइट की, वेब पेज की, तो अपन ये चेक करेंगे कि अपन ने कहाँ मिस्टेक की है और अपनी मिस्टेक्स कहाँ हो सकती है। सबसे पहली मिस्टेक्स हो सकती है टाइटल्स में। अगर आपका टाइटल जो कोई पर्सन सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड है और उससे रिलेटेड भी है और जैसे वो सर्च करना चाह रहा है उसी के रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई सर्च करे कि डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया और आपका भी फर्स्ट टाइटल में डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया ऐसे लिखा हुआ हो, उसके बाद की रामायण भी लिखी होती है लेकिन ये फर्स्ट लिखा हुआ हो, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आप पे ही क्लिक होगा, आपकी वेबसाइट पे ही क्लिक होगा। ठीक है, तो अपन टाइटल में चेंज करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में चेंज करेंगे, डिस्क्रिप्शन में कुछ 2-3 कीवर्ड ऐड कर देंगे, पेज टेक्स्ट में थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे ताकि वो टॉप 10 रिजल्ट्स में शो हो सके। ऐसे चेंजेस जो कि अपन ने अभी किसी का नया प्रोजेक्ट देखा है तो उसके देखे कि हाँ इसने ऐसे यूज़ कर रखा है, तो उसी से रिलेटेड अपन भी वैसे मिलता जुलता यूज़ करें ताकि वो सर्चिंग में आए। नेक्स्ट है इफ़ द वेबसाइट इज़ नॉट इंडेक्स वेल। ये तो जो देखा अपन ने कि अपनी वेबसाइट और वेब पेज अच्छे से इंडेक्स थे तब की बात है, लेकिन अगर अपनी वेबसाइट और वेब पेज इंडेक्स्ड ही नहीं है तो ये तो सारा काम बेकार है, फिर तो सीरियस इश्यू है, या फिर अपन नए वापस से रीवर्क करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड हो सकता है रीवर्क भी कि अपन ने जितना भी स्टार्टिंग से किया था एंड तक उतना वापस अपन को करना पड़ेगा और बहुत इंडेक्सिंग अच्छी होनी चाहिए वेबसाइट की, अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो कि आपकी वेबसाइट की जो इंडेक्स थे वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी वेब पेज और वेबसाइट हैव बीन इंडेक्स्ड वेल। ठीक है, उसके बाद की प्रोसेस होती है कि अपन वेब पेज पे क्या क्या आर्टिकल लिख रहे हैं, क्या क्या कीवर्ड्स रख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये एसईओ मेथड और टेक्निक समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया हो थोड़ा बहुत तो इसको एक बार इन चारों पॉइंट को पढ़ो और उनको थोड़ा बहुत सोचने की कोशिश करो कि क्या कहना चाह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज़ पीपीसी? व्हाट इज़ पीपीसी? जैसा कि पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, यानी कि पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक। पर क्लिक के हिसाब से कस्टमर को, क्लाइंट को पे करना पड़ता है गूगल को। ठीक है, पर क्लिक के हिसाब से गूगल को पे करना पड़ता है, मतलब कस्टमर गूगल को पे करता है। ओके, एंड इट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होस्टेड बाय गूगल। पे पर क्लिक पीपीसी स्टैंड करता है पे पर क्लिक के लिए, और ये एक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है जो कि गूगल के द्वारा होस्ट होता है। इट इज़ सेगमेंटेड इनटू 2 मॉड्यूल्स। 2 मॉड्यूल्स में सेगमेंटेड है। फर्स्ट है सीपीसी। जब भी अगर आपने पीपीसी का कैंपेन रन किया होगा, गूगल एडवर्ड्स का कैंपेन रन किया होगा, तो आपको वहाँ पे शो हुआ होगा। एक होता है सीपीसी एंड एक होता है सीपीएम। सीपीसी होता है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, पर क्लिक के हिसाब से आपको कॉस्ट अमाउंट पे करना है गूगल को। एंड सीपीएम कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, और ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्ट पर मिले। ठीक है, कॉस्ट पर मिले, और अपन ऐसे भी कह सकते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। अब इनका कितना कॉस्ट लगता है वो भी आगे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे कि सीपीसी का क्या कॉस्ट होता है, सीपीएम का क्या कॉस्ट होता है, वो सारी चीज़ें। इन सीपीसी इफ़ द यूज़र क्लिक्स ऑन द एडवर्ड ओनली देन द एडवर्टाइजर विल बी चार्ज। सीपीसी में क्या है कि अगर कोई भी यूज़र क्लिक करता है अपन ने जो एडवर्टाइजमेंट लगाया है, अपन ने जो कोई भी गूगल का एडवर्टाइजमेंट लगाया है, अगर उस पर कोई भी यूज़र आके क्लिक करता है तो जो गूगल है मतलब जो जिसने एडवर्टाइज लगाया है उसका चार्ज, मतलब उसको पे करना पड़ेगा गूगल को, कि गूगल जिसने भी एडवर्टाइजमेंट लगाया है उसके बैंक अकाउंट से जितनी कॉस्ट है पर क्लिक की वो कट जाएगी। अगर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन उस एडवर्टाइजमेंट पे आपकी क्लिक करता है तो जिसने उस एडवर्टाइजमेंट को लगाया है उसकी जितनी कॉस्ट होगी पर क्लिक की वो उसके अकाउंट से कट जाएगी, गूगल के पास चली जाएगी। ठीक है, तो ये था सीपीएम, सीपीसी। और सीपीएम क्या होता है? कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। 1000 इम्प्रेशन पर क्या कॉस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेबमास्टर टूल।
जैसा कि अपन ने पहले भी देखा था वेबमास्टर टूल के बारे में कि मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे इसमें कि गूगल वेबमास्टर क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, सारी चीज़ें। तो ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर वेबमास्टर टूल। वेबमास्टर टूल क्या है? तो वेबमास्टर टूल इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। ये एक सर्विस है। वेबमास्टर टूल क्या है? एक सर्विस है जो कि प्रोवाइड होता है गूगल के द्वारा। जैसे कोई आपकी कोई कंपनी है और आपकी सर्विसेज से डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो ऐसे ही यहाँ पे वेबमास्टर टूल क्या है? एक सर्विस है गूगल के थ्रू, गूगल प्रोवाइड करता है उसे। फ्रॉम वेयर यू कैन गेट बैकलिंक इन्फॉर्मेशन, क्राउड एरर्स, सर्च क्वेरीज, इंडेक्सिंग डेटा, CTR और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ, जहाँ से अपन क्या जान सकते हैं? बैकलिंक्स इन्फॉर्मेशन, जो अपने बैकलिंक्स है, डू फॉलो, नो फॉलो, सारे बैकलिंक्स के बारे में पता चल जाएगा। क्राउड एरर्स के बारे में पता चलेगा, अगर अपनी वेबसाइट्स पे जो पेजेस क्राउड हो रहे हैं उनमें एरर्स क्या क्या शो हो रही है। सर्च क्वेरीज का पता चल जाएगा कि कौन सी क्वेरी सर्च हो रही है, कौन से कीवर्ड पर सर्च हो रही है। इंडेक्सिंग डेटा, CTR, क्लिक थ्रू रेट, ये सारी चीज़ें अपन को वेबमास्टर टूल के थ्रू पता चल जाती है, जो कि गूगल प्रोवाइड करता है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कीवर्ड डेंसिटी एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर नोइंग कीवर्ड डेंसिटी। कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है और क्या इसका फॉर्मूला होता है। कीवर्ड डेंसिटी मतलब जो मैंने अभी तक आपको क्वेश्चंस बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है कि अगर आपने आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें थोड़ा अलग जवाब दिया है, थोड़ा बहुत अलग, जिसमें उनको पता चल गया है कि आपका थोड़ा नॉलेज इधर थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि अगर आप SEO में आ रहे हो तो आपको PPC की ज़्यादा थोड़ी नॉलेज है, ठीक है, PPC की नॉलेज ज़्यादा है, थोड़ा ऑन पेज थोड़ा कम है, ठीक है। और आपने वैसे ही थोड़ा उसी हिसाब से आपने रिप्लाई दिया है जब उन्होंने आपको SEO का क्वेश्चन पूछा, तो वो आपसे उसी हिसाब से फिर आगे के क्वेश्चंस पूछेंगे। लेकिन अगर आपने ऑन पेज बोला है कि मुझे ऑन पेज की ज़्यादा नॉलेज है, तो आपको फिर कीवर्ड डेंसिटी वगैरह ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो हो सकता है कि जिस हिसाब से आपने उनको घुमाया है उसी हिसाब से वो क्वेश्चंस पूछे, बट जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ वो हर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिपेंड करता है कि किसी कंपनी में इसके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेक्स्ट के 10 क्वेश्चन किसी अदर कंपनी में पूछे जाते हैं, लेकिन जो बता रही हूँ वो ही पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चंस में अपन देख रहे थे कि कीवर्ड डेंसिटी क्या है, कीवर्ड डेंसिटी देखते हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखते हैं। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है कि जब भी मतलब अपन ने अपने पेज पे अपन जो आर्टिकल लिख रहे हैं, अपना पोस्ट जो अपन लिख रहे हैं, उस पर अपन जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं वो कितने कीवर्ड यूज़ होने चाहिए पर 100 वर्ड्स, या फिर पर डिस्क्रिप्शन कितने कीवर्ड अपन यूज़ कर सकते हैं, उसे कहते हैं अपन कीवर्ड डेंसिटी। अगर अपन ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, 5-6 या फिर और भी ज़्यादा कीवर्ड यूज़ कर लिए, तो वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी में आ जाता है, कीवर्ड स्टफिंग में आ जाता है। तो वैसा नहीं करना है। लेकिन कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है कि पर 100 वर्ड्स पर या पर डिस्क्रिप्शन पे आपको 2-3 कीवर्ड यूज़ करने हैं बस, ठीक है। तो ये कीवर्ड डेंसिटी होती है जो बहुत अच्छी मानी जाती है कि आपकी 1 से 2-3 जो % होती है कीवर्ड डेंसिटी की, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो अब देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। Most SEO expert believe that an ideal keyword density is around 1 to 2%। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो बहुत अच्छी जो keyword density होती है वो अराउंड होती है 1 to 2%। This means the target keyword appears about 1 to 2 times per 100 वर्ड। इसका मतलब है कि आपने जो भी कीवर्ड टारगेट किया है, जो भी आपका फोकस कीवर्ड है, वो अपीयर हो रहा है या तो एक बार या फिर 2 बार पर 100 वर्ड्स में। आप टोटल 100 वर्ड लिख रहे हो, उसमें 1 या 2 बार आपका टारगेट कीवर्ड यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट 100 वर्ड में भी 1 या 2 बार आपका टारगेट कीवर्ड यूज़ हो रहा है, ठीक है। एट दिस रेट द कीवर्ड अपीयर्स इनफ टाइम टू शो सर्च इंजन। इस रेट में जो कीवर्ड्स है वो इनफ होते हैं कि सर्च इंजन पे वो शो हो सके व्हाट द पेज इज़ अबाउट विदाउट एंगेजिंग कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। विदाउट एंगेजिंग कीवर्ड स्टफिंग यानी कि बहुत ज़्यादा कीवर्ड आपने यूज़ कर लिए हो। The formula to know the keyword density is total number of keyword divided by total number of words in your article। जो कीवर्ड डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड जो कि आपने उस पेज पे यूज़ किए हैं टारगेटेड कीवर्ड्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर आर्टिकल। जो आर्टिकल लिखा है, जिस आर्टिकल में आपने
टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड यूज़ किए हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर आर्टिकल, ठीक है। एंड उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स में वैल्यू आएगी और ऐसे 100 होते ही पॉइंट्स से वैल्यू हट जाएगी। तो 1 to 2% कीवर्ड डेंसिटी बहुत अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रोबोट्स टेक्स्ट। robots.txt क्या होता है, कि ये कौन सी फाइल है robots.txt। तो जैसा कि मैंने पहले भी इसके बारे में कह चुकी कि रोबोट्स, क्राउलर्स, स्पाइडर्स सबके नेम एक ही है। अब robots.txt एक फाइल है, ठीक है, ये एक टेक्स्ट फाइल है, जैसा कि इसका जो एक्सटेंशन है वो शो कर रहा है कि txt, तो ये एक टेक्स्ट फाइल है। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन देता है टू सर्च इंजन क्राउलर्स अबाउट इंडेक्सिंग एंड कैशिंग ऑफ अ वेब पेज। ये इंस्ट्रक्शन देता है, मैंने कहा था कि स्पाइडर क्या होता है, स्पाइडर बोट, गूगल बोट, क्राउलर्स, रोबोट्स ये सब सेम होते हैं। स्पाइडर बोट टीम ऑफ रोबोट्स, ठीक है, तो टीम ऑफ रोबोट्स मतलब कि इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं गूगल से कि आपको ये करना है, ठीक है। तो robots.txt फाइल में क्या है, उसमें रोबोट्स से बहुत सारे जो कि सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इट गिव्स इंस्ट्रक्शन टू सर्च इंजन, कि क्या दे रहे हैं, सर्च इंजन क्राउलर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं किसके बारे में, इंडेक्सिंग एंड कैशिंग ऑफ अ वेब पेज, ठीक है। वो टीम ऑफ रोबोट्स है जो कि robots.txt फाइल के अंदर है, वो सर्च इंजन क्राउलर्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि इंडेक्सिंग एंड कैशिंग क्या है, कैसी है अपने वेब पेज की, और सारी चीज़ों के बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं इंडेक्स करने के लिए, कैश करने के लिए। उसके अलावा फाइल ऑफ अ वेबसाइट की फाइल के लिए, डायरेक्टरी के लिए, डोमेन के लिए जो इंस्ट्रक्शन देता है वो robots.txt फाइल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू फॉर द कंपनी वेबसाइट यू आर वर्किंग फॉर, डिसाइड टू मूव ऑल द कंटेंट टू अ न्यू डोमेन, कि आप क्या करोगे किसी भी कंपनी की वेबसाइट के लिए, जो भी आप जिसके लिए आप वर्क कर रहे हो, वो अगर डिसाइड करिए कि जो कंटेंट है वो उनको न्यू डोमेन पे शिफ्ट करना है, ठीक है। पर पहले पुराना डोमेन था, वो पुरानी जो साइट है उसका पूरा कंटेंट न्यू डोमेन पे शिफ्ट करना है, मूव करना है, तो आप उसमें क्या करोगे। तो उसकी 2 स्टेप है, देखते हैं। पहली, द फर्स्ट स्टेप वुड बी टू अपडेट द प्रीवियस साइट, ठीक है। पहले तो फर्स्ट स्टेप होती है कि अपन प्रीवियस साइट, जो अपनी ओल्ड साइट है जिससे अपन नई साइट पे मूव होना चाहते हैं, पहले तो प्रीवियस साइट को अपडेट करना है विद अ परमानेंट रीडायरेक्ट टू अ न्यू पेज फॉर ऑल द पेजेस। वहाँ पे परमानेंट रीडायरेक्ट करना है हर एक नए पेज का, ठीक है, सारे पेजेस के लिए, जितने पेजेस है आपके प्रीवियस साइट पे उस पर परमानेंट रीडायरेक्ट करना है नए पेजेस के लिए। जो आप नए डोमेन पे शिफ्ट करना चाहते हो तो उस पर पेज बनेंगे, तो उस पर नए पेजेस पे पुराने पेजेस को परमानेंटली रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर दैट आई विल रिमूव द प्रीवियस कंटेंट। ऑब्वियसली आपने रीडायरेक्ट कर दिया तो नए पे शिफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपको प्रीवियस साइट जो है आपकी जो चला रहे थे आप, उससे पूरा का पूरा कंटेंट रिमूव कर देना है फ्रॉम द सर्च इंजन इन ऑर्डर टू अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट इश्यू। पूरा कंटेंट रिमूव कर देना है, क्यों, क्योंकि जो सर्च इंजन फिर एरर प्रोवाइड करता है डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज़ की, ठीक है। तो आपने अगर शिफ्ट कर दिया तो उसके बाद आपको प्रीवियस साइट से आपको कंटेंट को रिमूव भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन यू ऑप्टिमाइज द वेबसाइट विच हैज़ मिलियंस ऑफ पेजेस। जिसके पास मिलियंस ऑफ पेजेस है, यानी कि डायनेमिक वेबसाइट पर ही, क्योंकि स्टैटिक पे तो मिलियंस ऑफ पेजेस में सारा मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा, तो अपनी डायनेमिक वेबसाइट ही मानेंगे अपन उसे। तो कैसे ऑप्टिमाइज करोगे उस वेबसाइट को जिसके पास मिलियंस ऑफ पेजेस हो। ऑब्वियसली अपन जानते हैं बहुत सारी न्यूज़पेपर्स की वेबसाइट होती है, न्यूज़ की वेबसाइट्स होती है, तो उनके पास मिलियंस ऑफ पेजेस होते हैं, तो उनको कैसे ऑप्टिमाइज़ करना होता है। तो देखते हैं। फ्रॉम एन SEO पॉइंट ऑफ व्यू फॉर डायनेमिक वेबसाइट स्पेशल एडिशनल SEO स्टेप हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। SEO पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो एक डायनेमिक वेबसाइट के लिए आपको SEO जो स्टेप होता है, SEO स्टेपिंग, वो आपको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर आप एक डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो और अगर SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका जो SEO स्टेप होता है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए।
ठीक है, स्पेशल एडिशनल एसईओ स्टेप हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड है गुड इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर। गुड इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, यानी कि एक से दूसरे की कनेक्टिविटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, एक से दूसरे की वेब पेजेस की कनेक्टिविटी। जनरेशन ऑफ डायनेमिक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब आपका जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है वो भी मतलब बहुत अच्छा होना चाहिए। जनरेशन ऑफ गुड डायनेमिक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। फोर्थ है डायनेमिक एक्सएमएल साइट मैप जनरेशन। जो साइट मैप होता है वो भी डायनेमिक एक्सएमएल होना चाहिए। ठीक है, तो चारों चीज़ें अपन को याद रखनी होती है अगर आपकी जो वेबसाइट है उसके मिलियंस ऑफ पेजेस हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट इन एसईओ। एसईओ में क्या लेटेस्ट अपडेट है? तो लेटेस्ट अपडेट एसईओ में पांडा और पेंगुइन ही है, जो एसईओ के टूल्स या गूगल के टूल्स मान सकते हैं अपन। ये एप्लीकेशंस होती है जो अपन ने एसईओ के लिए यूज़ होती है। तो लेटेस्ट अपडेट पांडा एंड पेंगुइन ही है। अपन बहुत सारी चीज़ें अलग यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्री नहीं होते इसलिए। तो ये लेटेस्ट अपडेट है एसईओ में पांडा एंड पेंगुइन। व्हाट आर की एस्पेक्ट ऑफ द पांडा अपडेट। पांडा अपडेट का क्या की एस्पेक्ट है? पांडा इज़ टू इम्प्रूव द सर्च ऑन गूगल। पांडा क्या करता है, गूगल पर अपनी जो वेबसाइट की जो सर्चिंग है वो उसको इम्प्रूव करता है, रैंक हाई प्रोवाइड करता है। द लेटेस्ट वर्जन इज़ फोकस्ड ऑन क्वालिटी कंटेंट। जो पांडा का जो लेटेस्ट वर्जन है वो फोकस करता है क्वालिटी कंटेंट पर, प्रॉपर डिज़ाइन पर, प्रॉपर स्पीड पर, प्रॉपर यूज़ ऑफ इमेजेस एंड इसके अलावा भी काफ़ी कुछ। सबसे पहला क्वालिटी ऑफ कंटेंट होना चाहिए। उसके बाद आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए कि अगर उस पर क्लिक करें तो 1-2 सेकंड के अंदर खुल जाए। 1-2 सेकंड मैंने ज़्यादा बोला है, क्लिक करते ही खुल जाए। एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ इमेजेस, उसमें इमेजेस का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा आपको टाइटल, टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, वो भी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द की एस्पेक्ट ऑफ पेंगुइन अपडेट। पेंगुइन अपडेट का क्या की एस्पेक्ट होता है? पहले अपन ने पांडा के बारे में देखा, अब इसमें पेंगुइन के बारे में देखना है कि पेंगुइन इज़ द कोड नेम फॉर गूगल एल्गोरिथम। ठीक है, पेंगुइन क्या है कि एक कोड नेम है गूगल एल्गोरिथम के लिए, जिसका मेन टारगेट क्या होता है, इज़ टू डिक्रीज द रैंकिंग ऑफ दैट वेबसाइट। पांडा का क्या होता है कि वो अपनी वेबसाइट के वेब पेजेस को हाई रैंक में लाता है। ठीक है, पांडा को अगर यूज़ करते हैं तो वो हाई रैंक में लाता है और उसका जो मेन की एस्पेक्ट होता है, फोकस होता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे होता है। लेकिन पेंगुइन क्या करता है कि ये उन वेबसाइट की रैंकिंग को डिक्रीज़ करती है जो कि गूगल वेबमास्टर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, जो वॉयलेट करती है गूगल वेबमास्टर गाइडलाइन को, उनकी साइट की रैंकिंग को डिक्रीज़ करती है। ठीक है, दीज गाइडलाइंस आर वॉयलेटेड बाय यूजिंग ब्लैक हेड टेक्निक लाइक क्लोकिंग एंड स्टफिंग। ये जो गाइडलाइंस है वो वॉयलेट होती है, क्यों? क्योंकि ये ब्लैक हेड टेक्निक को यूज़ करती है जो कि है जैसे कि क्लोकिंग, स्टफिंग। ठीक है, तो पेंगुइन क्या एक गूगल एल्गोरिथम है। ठीक है, पेंगुइन एक गूगल एल्गोरिथम है, कोड नेम फॉर गूगल एल्गोरिथम। पेंगुइन इज़ द कोड नेम फॉर गूगल एल्गोरिथम, जिसका मेन टारगेट होता है कि वो उन वेबसाइट की रैंकिंग को डिक्रीज़ करे जो गूगल वेबमास्टर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते। ठीक है, और पांडा क्या करता है? पांडा इम्प्रूव करता है सर्च को गूगल पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और काफ़ी हेल्पफुल लगे होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं वो अभी तो 1/4 भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। आगे आने वाले पार्ट्स में मैं सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करूँगी, तो सारे क्वेश्चंस आप देखना। और मैं दावे से कहती हूँ अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको समझ में आए हैं, तो आपकी जॉब ज़रूर लगेगी अगर आप एसईओ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अपन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ जानेंगे, पर मैंने फर्स्ट टॉपिक ओनली एसईओ चूज़ किया क्योंकि एसईओ के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा और थोड़ा वैल्यूएबल कंटेंट लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट में भी बने रहिएगा कंप्लीट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।